आज हम लोग पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 10 की एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कहानी कर्मनाशा की हार, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखित। लेखक परिचय आप लोग जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि उस पर भी आधारित कुछ प्रश्न आ सकते हैं। कर्मनाशा की हार यूं तो एक लंबी कहानी है, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि इसको हम लोग दो अंशों में पूरा करें। कर्मनाशा एक नदी है और कर्मनाशा की हार मतलब उस नदी की हार। बहुत ही पहेलीजनक लग रहा है शीर्षक, लेकिन कहानी के अंत तक जाते जाते हम लोग जान पाएंगे कि कर्मनाशा की हार कैसे होती है और किसके द्वारा होती है, कौन जीतता है और कर्मनाशा कैसे हार जाती है। ये अंधविश्वास से जुड़ी हुई एक कहानी है। उस समय की बात है जब भारतवर्ष में जो कम पढ़े लिखे, कम शिक्षित वर्ग लोग होते थे वो कैसे कैसे अंधविश्वास पालते थे, जिनमें से एक है नदी के बारे में, कुछ लोग तालाब के बारे में, कुछ लोग किसी जंगल के बारे में एक अंधविश्वास पाल के रखते हैं। काले सांप का काटा आदमी बच सकता है, हलाहल जहर पीने वाले की मौत रुक सकती है। हलाहल भी एक विष है, वो भी पी लेने वाले की जहर मतलब वो भी पी लेने वाले की जान शायद एक बार बच जाए। काले सांप का काटा हुआ शायद एक बार आदमी बच जाए, किंतु जिस पौधे को एक बार कर्मनाशा का पानी छू लेता है वह पौधा या वह पेड़ कभी हरा नहीं हो पाता है। कर्मनाशा नदी के किनारे बसने वाले गांव के लोगों में एक विश्वास था कि यदि एक बार नदी में बाढ़ आए तो बिना मनुष्य की बलि लिए वो नदी फिर वापस, उसका बाढ़ का पानी खत्म नहीं होता है, वापस से नदी अपने प्रारंभिक दशा में नहीं लौटती है। थोड़ी ऊंचाई पर एक गांव बसा हुआ था। उस गांव का नाम था नई डीह। नई डीह वालों को इस तरह का कोई विश्वास नहीं था और उनको कोई खौफ भी नहीं था कर्मनाशा से। अब ये नई डीह वाले जो हैं, नई डीह गांव के रहने वाले लोग हैं, उनकी संस्कृति के बारे में बता रहा है कि हर साल बाढ़ का जब मौसम आता है तो क्या होता है। चूंकि वहाँ के लोगों में खौफ नहीं है, कर्मनाशा का डर नहीं है, तो 2-4 दिन के लिए जो बाढ़ का अपार जल उनको दिखता है वो लोग खुशियाँ मनाते हैं। जो एकदम धार के किनारे रहने वाले हैं वो कहाँ खुशियाँ मनाएंगे, वो तो पानी में डूबेंगे। वो तो हर साल मनाएंगे कि बाढ़ ना आए। लेकिन जो ऊंचाई पे हैं वो लोग खुशियाँ मनाते थे कि वाह वाह वाह, बाढ़ आ गया, अब 2-3 दिन हम लोग लबालब पानी देखेंगे। 2-4 दिन उनके लिए मौसम बदल जाता था। मुखिया जी के घर पर, गांव के जो मुखिया जी थे उनके घर पर लोग इकट्ठा होते थे और सावन की ताल पर, सावन में कजली गाई जाती है, लड़कियां झूला लगाती हैं, झूला झूलती हैं, कजली गाती हैं गाँव में, तो ढोलक ठनकने लगती और लोग मनोरंजन करते। गाँव के दूध मुँहे तक, जो दूध मुँहे बच्चे थे जो भी दूध पीते हैं माँ का, ऐसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे तुतलाने वाले, वो सब भी गाना गाना शुरू कर देते थे खुशी के मारे में। सॉरी, ई बाढ़ी नदिया जिया लेके माने, ऐसा गाना गाते थे। भोजपुरी गाना है शायद। ई बाढ़ी नदिया, ये बढ़ी हुई नदी, जिया लेके माने, जान लेके ही मानती है। क्योंकि बाढ़ उनके किसी आदमी का जिया नहीं लेती थी। अब ये जो बाढ़ थी उनके नई डी वालों के आदमी का तो कोई जान लेती नहीं थी। पिछले साल की बात है। पिछले साल अचानक क्या हुआ, इस नदी में पानी समंदर की तरह उमड़ गया। नई डी वाले एकदम डर गए थे, उनकी ढोलक वोलक सब पानी में बह गई। गीत जो गाया करते थे वो मुरझा कर उनके होठों पर पपड़ी की तरह छा गई, मतलब मुंह सूख गया। अब क्या होगा हमारा। सोखा ने जान के बदले जान देकर पूजा की। सोखा जो होते हैं ना, सुखैती करते हैं गाँव में, सांप वाप काट लेता है तो लोग उनके पास ले जाते हैं तो झाड़ फूक करते हैं, दवाई नहीं करवा के। नज़र लग जाती है तो सोखा के पास ले जाते हैं, झाड़ फूक करते हैं। मुसलमानों में मौलवी बाबा की तरह होते हैं। सोखा ने 5 बकरी का भेंट चढ़ाया, 5 बकरी का बलिदान दिया, किंतु नदी का बाढ़ कम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक अंधी लड़की, एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट चढ़ गई। अब एक अंधी लड़की है तो बेचारी अंधेपन में पानी में गिर गई होगी। बुढ़िया है बेचारी, भाग नहीं पाई होगी, कमजोर है, वो भी पानी की भेंट चढ़ गई। अब इसको लोगों ने क्या माना, अंधविश्वास बना लिया कि बाढ़ जब आता है इस नदी में तो जान लेके ही मानता है ना। अब तक दूसरे गांवों में लेता था, इस बार नई डीह में भी इसने जान ले लिया। लेकिन इसको अंधविश्वास से जोड़ लिया लोगों ने। पूजा पाठ कराकर लोगों ने पाप वाप का शांति वांति किया। हमारे गांव में पाप बढ़ गया है, अब भाई जल्दी से पूजा वूजा करो। मुखिया जी से मदद लेकर पूजा करवाया गया। एक बाढ़ बीती, एक बरस बीता, पिछले घाव सूखे न थे। पिछले घाव मतलब बाढ़ में जो जख्में लगी थी
जिनका घर डूब गया, जिनका फसल ख़त्म हो गया। अब ये एक तरह का ज़ख्म है। अभी पिछले साल का ज़ख्म भरा ही नहीं था कि भादों के दिनों में फिर पानी उमड़ा। इस बार फिर आ गया भादों का दिन। जानते हो ना, भादों के महीने में खूब बारिश होती है। बादलों की छाँव में सोया गाँव भोर की किरणें देखकर उठा। अब रात को जब पूरा गाँव सोया तो बादल छाया हुआ था आकाश में, बारिश होने की संभावना थी। सुबह जब उठा तो देख रहा है लबालब पानी भरा हुआ है, एकदम बाढ़ आ गया है। सारा सिवान मतलब सारी बाउंड्री गाँव की रक्त की तरह लाल पानी से घिरा था। अच्छा, इस पेड़ की खासियत क्या, सॉरी, इस नदी की खासियत क्या थी? इसका पानी थोड़ा लालिमा लिए हुए थे, लाल पानी। इतना मैला था मिट्टी की वजह से, लाल मिट्टी रही होगी तो लालिमा लिए हुए। नई डीह के वातावरण में होल-दिली छा गई। सब लोग डर गए। गाँव ऊँचे अरार पर बसा था। अरार मतलब बाउंड्री, ऊँचे बाउंड्री पर, ऊँचाई वाली जगह पर, जिस पर नदी की धारा अनवरत टक्कर मार रही थी। जिस जगह पे गाँव बसा हुआ था, नदी का धार जाके लगातार टक्कर मार रहा है, जा जाके पाँव छू के चला रहा है। सब लोग का हालत टाइट, क्या होगा? नदी का इतना पानी आ गया है और बार-बार टच कर रहा है, मिट्टी कटते जाएगी, घर गिरते जाएगा, गाँव में घुस जाएगा। बड़े-बड़े पेड़ जड़ मूल के साथ उलटकर नदी के पेट में समा रहे थे। अब जो एकदम किनारे के बड़े-बड़े पेड़ थे, सॉइल इरोजन हो रहा था, मिट्टी कट रही थी और सारे पेड़ टूट-टूट के गिर रहे थे पानी में। जो किनारे के घर थे वो धड़-धड़ा के गिर जा रहे थे। यह बाढ़ न थी, प्रलय का संदेश था। लग रहा था जैसे प्रलय आ जाएगा। नई डीह के लोग चूहेदानी में फंसे चूहों की तरह भय से दौड़-धूप कर रहे थे। समझ गए? जैसे चूहादानी में फंस जाता है, अब बेचारा छटपटाता है बाहर निकलने के लिए। ये लोग भी छटपट-छटपट कर रहे थे। अरे करना क्या चाहिए? बाढ़ को रोकने का उपाय करना चाहिए, भागने से होगा क्या? तुम भागोगे तो बाढ़ का पानी तो तुम्हारे गाँव को काट ही देगा, मिट्टी को काट देगा और पूरा गाँव डूब जाएगा। सबके चेहरे पर मुर्दानी छा गई थी। सब लग रहा था कि अब मरने का इंतज़ार कर रहे हैं, मुर्दानी छाया हुआ है। कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था। पांडे जी ईसुर भगत हकलाते हुए बोला। एक आदमी था जिसका नाम है ईसुर भगत। एक्चुअली उसका नाम रहा होगा ईश्वर भगत, लेकिन ईश्वर नहीं बोल के गाँव वाले क्या बोलते होंगे? ईसुर। ईसुर भगत ने क्या बोला इसको, पांडे जी को? पांडे जी के एक दूसरे कैरेक्टर हैं। तो कहता है, अरे पांडे जी कल दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था। कड़ाह चढ़ा था मतलब गाँव में क्या होता है ना, मन्नत माना जाता है। कोई देवी होती है, कोई भवानी होती है, तो उनके मंदिर में जाकर लोग मन्नत मान लेते हैं कि अगर मेरा ये काम हो गया तो हम कड़ाह चढ़ाएँगे। कड़ाह मतलब एक कढ़ाई हलवा पूरी ये सब चढ़ाएँगे। सब लोगों को ले जाते हैं अपने सगे-संबंधियों को और हलवा पूड़ी चढ़ा के वहीं बनाते हैं और बना के पूजा पाठ करके सब लोग खा पी के चले आते हैं। कड़ाह चढ़ता है। ईश्वर भगत ने बोला, कुएँ की जगत से बाल्टी का पानी जगेश्वर पांडे उतार रहे थे। अच्छा, ये जिस पांडे जी को बोला उनका पूरा नाम क्या था? जगेश्वर पांडे। इनका भी पूरा नाम क्या रहा होगा? जगेश्वर। जगेश्वर नहीं बोल के क्या बोल रहा है? जगेसर। जगेसर पांडे जी को उसने कहा। उस वक्त जगेसर पांडे क्या कर रहे थे? पानी निकाल रहे थे कुएं में से। और सुने, किसको सुने? ईश्वर भगत को। घबरा कर बाल्टी सहित ऊपर से कूद पड़े। जब सुने कि दीनापुर में कड़ाह चढ़ा था तो सुन करके घबरा गए और फिर बोले, क्या कह रहे थे भगत? कड़ाह चढ़ा था? क्या कहा सोखे ने? अच्छा, तब तो वहां सोखा ओखा भी आया होगा, पूजा वूजा भी हुआ होगा। सोखा ने क्या बोला फिर? सोखा जादू टोना से मंत्र वंत्र मार के कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं, उनको बोलते हैं सोखा। तो पांडे जी पूछे सोखे ने क्या बोला? चौराहे पर छोटी भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग पांडे जी का बात सुनने के लिए और ईश्वर भगत का बात सुनने के लिए चौराहे पे इकट्ठा हो गए। भगत अपने शब्दों को चुभलाते हुए बोले, दांत तो मुंह में नहीं रहा होगा तो शब्द को ऐसे बोल रहे थे। सोखे की बात को ईश्वर भगत सुना रहे हैं, कह रहे हैं, सोखे ने कहा कि काशीनाथ की शरण, काशीनाथ के शरण में, शरण मतलब शरण, काशीनाथ के शरण में जो गांव है वहां पर भाई लोगों इतना पानी गिरेगा कि 3 घड़े भर जाएंगे। 3 घड़ा मतलब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक घड़ा, 3 घड़ा रख देंगे। आएगा इतना कि इंसान के सीने तक पानी आ जाएगा, तबाही मच जाएगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, प्रलय होगी प्रलय। प्रलय ना होगी तो तब क्या बरकत होगी? हे भगवान, जिस गांव में ऐसा पाप कर्म होगा वह गांव बहेगा नहीं तब क्या बचेगा? ये बात कौन कह रहा है? अपने सिर पर अपनी सरकती हुई साड़ी को एक साइड करते हुए संभालते हुए
धनेसरा चाची ने कहा। ये गाँव की कोई चाची हैं, हर गाँव में कोई न कोई आग लगावन एक चाची होती है, जो सब तरफ घूम-घूम करके आग लगाती है, मज़े लेती है। तो धनेसरा चाची कोई है, बुज़ुर्ग महिला, अपने सिर से पल्लू को सँभालते हुए कहती है, मैं तो कहूँ कि फूलमतिया ऐसी चुप काहे है? राम रे राम कुतिया ने पाप किया, गाँव के सरबिता। कहने का मतलब कि पाप उसने किया और उसके पाप की सज़ा पूरे गाँव को मिल रही है। अब जानने की बात ये है कि ये फूलमतिया कौन है और ये उसने पाप क्या किया? तो फूलमतिया एक मल्लाह की बेटी है, जो गाँव था ना नईडी, उसी गाँव में एक मल्लाह की बेटी है, जिसकी कम उम्र में शादी हो गई थी और शादी के बाद वह विधवा भी हो गई थी। और उससे पाप ये हो गया कि उसने प्रेम कर लिया, गाँव के ही एक लड़के से, और भैरव पांडे के छोटे भाई से उसको प्रेम हो गया और उस प्रेम के बाद उस विधवा रूप में ही वह गर्भवती हो गई। इसलिए उसके इस प्रेम संबंध को और गर्भ धारण करने को माना गया है पाप कर्म। तो कहती है इतना बड़ा पाप किया। कहती है उसकी माई कैसी सतवंती बनती थी, आग लाने गई तो घर में जाने नहीं दिया। मैं तो तभी छनगी कि हो न हो दाल में कुछ काला है। तो धनेश्वर चाची कहती हैं कि जब मैं उसके घर में आग लाने गई थी, आग लाने मतलब पुराने ज़माने में सबके घरों में गैस स्टोव तो होता नहीं था, तो अपने घर में चूल्हा जलाने के लिए लोग पड़ोसी के घर में जाते थे, उसके चूल्हे से आग लेकर यानी लकड़ी में आग जलाकर लाते थे और अपने घर में फिर चूल्हा जलाते थे। तो धनेसरा चाची जब फुलमतिया के घर एक बार आग लाने गई थी, तो उसकी मम्मी इनको घर में घुसने नहीं दी। तो कह रही है कि तभी मैं छनगी, छनगी मतलब तभी मैं हमको थोड़ा डाउट हुआ कि हो ना हो कुछ दाल में काला ज़रूर है, क्योंकि अगर ये जाती तो उससे गर्भ को देख लेती, उसका बढ़ा हुआ पेट देख लेती शायद। कहती है, आग लगे ऐसी कोख में, 3 दिन की बिटिया और पेट में ऐसी घनघोर दाढ़ी। कहने का मतलब है कि इतनी छोटी-सी उम्र और इतनी सी छोटी में उम्र में इतना बड़ा पाप कर लिया फूलमतिया ने। तब जगेश्वर पांडे बोलते हैं धनेसरा चाची को, कहते हैं, "अरे भौजी कुछ साफ-साफ कहोगी? क्या हुआ आखिर?" तब धनेसरा चाची कहती हैं, "हुआ क्या?" वह फूलमतिया को गाली देते हुए कहती हैं, "मेमना लेके बैठकी है।" मेमना लेके मतलब फुलमतिया के उस गलत कदम को वो एक बकरी के साथ तुलना कर रही हैं। यानी फुलमतिया को एक बकरी से तुलना कर रही हैं और उसके पेट में पलने वाले बच्चे को मेमना कह रही हैं। कहती है कि विधवा लड़की बेटा बिया कर सुहागिन बनी है। यानी कि एक तो विधवा है और बिया कर बोलने का मतलब होता है पैदा करके। कह रही हैं कि मतलब उसको बेटा जन्म लिया है, पुत्र पैदा हुआ है और दुनिया भर में सबको बोल रही है कि मैं सुहागिन हूँ। यानी कि हमको बच्चा पैदा हुआ है तो हम सुहागिन हैं। तो इतना बड़ा पाप की है, उस पाप का असर तो गाँव पे पड़ेगा ही। तब जगेश्वर पांडे कहते हैं, ये कब हुआ? सबकी आंखों में उत्सुकता के फफोले उभर आए। जितने लोग थे ना वहाँ खड़े थे, सब लोग मजे ले रहे थे। दूसरे के परिवार में आग लगा हुआ है, वहाँ सब लोग मजे ले रहे थे। कहते हैं लोग, अरे ये कब हुआ? सबकी आंखें उभर आती है। आगत भय से सभी की सांसें टंग रह गई। जितने लोग थे नई डी के, सब लोग डर गए कि अरे बाप रे, इतना बड़ा पाप हो गया गाँव में। तब तो बाढ़ का पानी इस बार हम लोग के गाँव को समेट लेगा। तभी मिर्चे की तरह तीखी आवाज में चाची बोली, चाची मतलब कौन? धनेसरा चाची। कोई आज की बात है, 3 दिन से सौरी में बैठी है। सौरी एक ठो गाँव का देहाती भाषा है। जब गाँव में पुराने ज़माने में बच्चे पैदा हुआ करते थे, तो दाई आती थी और किसी कमरे में वो महिला रहती थी और बच्चा पैदा होने के बाद वो जगह अछूत माना जाता था। वहाँ कोई आता-जाता नहीं था। वह लेडी जो बच्चे को जन्म देती थी, वो कुछ दिनों तक उस जगह पर पड़ी रहती थी, उसी दशा को बोलते हैं सौरी। तो कह रही है 3 दिन से सौरी में बैठी है। डाइन पाप को छाती से चिपकाए है। पाप को मतलब अपने बच्चे को छाती से चिपका कर रखी हुई है। यह भी ना हुआ कि गर्दन मरोड़ कर गड्ढे गुच्ची में डाल दें। काश उसका दिमाग काम किया होता, तो बच्चे को ये पाप माना जा रहा था, बच्चा जो है पाप माना जा रहा है। तो कह रही है भगवान ऐसा किया होता कि उसको बुद्धि आ गया होता। बच्चे को तो जन्म उसने दे ही दिया, तो उस पाप के बच्चे को गला-वला ऐंठ के किसी मिट्टी-उट्टी में गाड़ दी होती। लेकिन नहीं, सीने में चिपका के घूम रही है और सबको दिखा रही है कि हम सुहागिन हैं। लोगों को प्रलय की सूचना देकर हवा में उड़ते हुए आँचल को बरजोरी बस में करती, मतलब अपने आँचल, उसका आँचल जो था हवा में उड़ रहा था, धनेसरा चाची का, उसको किसी तरह सँभालते हुए चाची जो थी, एक चौराहे से उठकर सबको प्रलय का खबर दे ही दी, अब दूसरे चौराहे की ओर कूच कर गई, मतलब आगे बढ़ गई। गाँव का सारा आतंक, भय, पाप उनके पीछे कुत्ते की तरह दुम दबाए चले जा रहा था। जितने लोग आतंकित हो गए थे, भयभीत हो गए थे, सब उनके पीछे-पीछे अपने साथ-साथ सारा भय, आतंक लेके घूम रही थी वो। किसी दूसरे चौराहे पर जाकर फिर यही बीज बोएगी, दूसरों के दिमाग में भी ऐसे ही कुंठा पैदा करेगी।
सबकी आंखों में नई डीए का भविष्य था। सब डरे हुए थे, इसका भविष्य बहुत खतरे से भरा हुआ है आने वाले दिनों में। सब लोग भविष्य को देख रहे थे, नई डीए का भविष्य क्या होने वाला है। चारों तरफ प्रलय, यहाँ का इंसान चूहे की तरह जो है छटपटा रहा है, जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा है, यही सब दिखाई दे रहा है। भैरव पांडे, अब ये दूसरे पांडे हैं, ये दूसरे पंडित जी हैं। पहले वाले पांडे कौन थे? जगेश्वर पांडे। अब दूसरे वाले कौन है? भैरव पांडे। ये कहानी के मेन कैरेक्टर हैं। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपनी बकरी के दरवाजे में लंगड़ाते हुए थे। वो बकरी का दरवाजा मतलब बांस टाट का बना हुआ दरवाजा, उसी दरवाजे के पास खड़े होकर के पानी का जोर देख रहे थे। अपार जल में बहते हुए सांप बिच्छू चले आ रहे हैं। देख रहे हैं कि दूर से दिखाई दे रहा है, बहुत सारा पानी में बहुत सारा सांप बिच्छू बह बह के आ रहा है। मरे हुए जानवर बहते हुए जा रहे हैं, उनकी पीठ पर कौवा धक्के से बिछल जा रहा है। कौवा बैठा है, कोई भैंसा कोई गाय बह के जा रही है, उसके पेट पे कौवा बैठा है। भीगे चूहे पानी से बाहर निकलते तो चील झपट पड़ते। भीगा भीगा चूहा लोग जैसे ही निकल रहा है बाहर, तैसे चील कूद के आ रहा है, पकड़ के ले जा रहा है खाने के लिए। विचित्र दृश्य है। पांडे न जाने क्यों बुदबुदाए, फिर मिट्टी की बनी पुरानी बकरी की ओर देखा। अपना घर देखा, पुराना घर था उनका मिट्टी का। पानी को देखे, उसके बाद मन में पता नहीं क्या बड़बड़ाए, फिर अपना पुराना घर देखे। चिंता कर रहे थे कि कहीं पानी अगर काट के यहाँ आ गया तो मेरा घर भी चला जाएगा। पांडे दादा देश देहात के नामी गिरामी पंडित थे। ये जो भैरव पांडे थे बहुत बड़े पंडित थे। उनका ऐसा अकबाल था, इतना नाम था, रुतबा था कि कोई किसी को कभी सताने की हिम्मत नहीं करता था। कोई किसी को भी कभी सताने की बात नहीं करता था, हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि भैरव पांडे बीच में इंटरफेयर कर जाते थे झगड़ा सुलझाने के लिए। उनकी बनवाई है यह बकरी, उन्हीं की बनवाया हुआ है ये घर, बांस टाट मिट्टी का बनाया हुआ बकरी। भाग की लेख कौन टाले, किस्मत उनका खराब था, कौन टालेगा लेखा जोखा। 2 पुश्त के अंदर ही सभी कुछ खो गया। 2 पुश्तों में उनका पूरा खानदान बिखर गया, सब खत्म हो गया। जैसे हम लोग एक्सपीरियंस करना कि वो जो जुगनू होता है ना, रात के टाइम में चमकता है, जलता है, गाँव में दिखता है, मक्खी की तरह उड़ता है और लाइट जलता है उसके पीछे। तो जुगनू को अगर हम लोग मुट्ठी में बंद कर लें तो थोड़ी देर वो बंद रहेगा, उसके बाद फिर वहाँ से हाथों से निकल जाएगा। तो ऐसे ही भैरव पांडे का पूरा किस्मत जुगनू की तरह से उनके मुट्ठी से निकल गया, कहने का मतलब है। किसी ने जाना भी नहीं, आज से 16 साल पहले माँ बाप एक नन्हा लड़का हाथ में सौंप कर चले गए। मतलब इनके पिताजी और माताजी जब मरे तो इनका एक छोटा भाई था 16 साल पहले, एक छोटा सा बच्चा, इनका छोटा भाई भैरव पांडे का। माँ बाप जब मर रहे थे तो बड़े बेटे को जिम्मेदारी दे के चले गए छोटे बेटे का। पकड़ा गए, बोले बेटा अब ये तुम्हारा छोटा भाई है, इसको तुम बाप की तरफ पालना, देखना। हमारे भारतीय समाज में यही होता है, बड़ा भाई जो होता है अक्सर बाप की तरह ही होता है छोटे भाई का। निर्वलंब खड़े रह गए, सॉरी छूट गया। पैर से पंगु, पैर से तो अपाहिज थे भैरव पांडे, अपने 2 वर्ष के छोटे भाई को कंधे से चिपकाए। घर भी नहीं था उनका, मम्मी पापा घर भी नहीं बनवाए थे, गरीबी इतनी थी, ब्राह्मण थे, बहुत गरीब थे। 2 साल का बच्चा लेके कंधा पर चिपकाए हुए असहाय खड़े हो गए, निशब्द, बिना कुछ बोले। धन के नाम पर बाप का कर्ज मिला, धन तो मिला नहीं, ऊपर से पिताजी का लिया हुआ कर्जा वो चुकाना पड़ेगा। काम धाम के लिए दूध मुहे भाई की देखरेख मिल गई। काम धाम कैसे करेंगे, बाहर जा नहीं सकते हैं, छोटा बच्चा है भाई, 2 साल का है, उसका देखरेख करना है। रहने के लिए बकरी जिसे पिछले बाढ़ के धक्कों ने एकदम जर्जर कर दिया था, और रहने के लिए छोटी सी बकरी टूटी फूटी सी पिताजी के द्वारा विरासत में मिली, और वो बकरी जो थी वही रहने के लिए थी, और पिछले साल की बाढ़ में वो भी जर्जर हो गई थी। याद है ना पिछले साल की बाढ़? ये दूसरा साल बाढ़ था नई डी में। पिछले साल कब आया था? जब आया था एक अंधी लड़की मरी थी और एक बुढ़िया, और इस बार दूसरी बार आया है। अब यह भी नहीं बचेगी, भैरव पांडे सोच रहे हैं, अब इस साल तो ये भी नहीं बचेगा। पांडे के मुंह से भवितव्य फूट रहा था जिसकी भयंकरता पर उन्होंने जरा भी ख्याल करना जरूरी नहीं समझा। दरारों से भरी दीवारें उनके खुरदरे हाथों से स्पर्श में पिघल गई। वर्षा का पानी पसीज कर हाथों में आंसू की तरह चिपक गया। मतलब थोड़ा दीवार को छुए, उनका हाथ एकदम खुरदरा था, छुए तो मिट्टी पूरा हाथ में
आ जा रहा था, मिट्टी जैसे ऐसे रगड़े हाथ तो दीवार का मिट्टी उनके हाथ में ही लग के आ जा रहा था। एकदम पसीज गया था दीवार, नमी से भर गया था। थोड़ा-सा और बाढ़ आगे आ जाएगा ना, मिट्टी कटना शुरू होगा तो इनका घर पहले गिरेगा। एकदम टूटा-फूटा दीवार मिट्टी का। अब यही सोच रहे थे कि अब इस बार तो ये भी नहीं बचेगा, अब क्या करेंगे? और हवा ऊपर से अलग। विधवा फूलमतिया को बेटा हुआ है, बेटा। हवा चल रही थी, घर के बारे में चिंता कर ही रहे थे, तभी खबर आया कि फूलमतिया को बेटा पैदा हुआ है। जैसे ही सुनने लगे, पीड़ित हो गए, दुखी हो गए। हे राम ऐसा पाप। कान में एकदम पीड़ा होने लगा उनके, दर्द। क्यों होने लगा? क्योंकि कारण था इसका। उसका बच्चा इनके परिवार से जुड़ा हुआ था, भैरव पांडे के। वो जो 2 साल का छोटा बच्चा था ना, जिसको इन्होंने पाला पोसा था, वही फूलमतिया के बच्चे का बाप था और वो घर छोड़ के भाग गया था। और ये कहीं न कहीं तो अपने आप को ज़िम्मेदार मान रहे थे कि मेरा भाई की वजह से ऐसा हुआ है। उनके शरीर के भाल को सँभाल नहीं सके, बैसाखी छूट गई और धम से गिरे और केहूनी उनका दीवार से लग के छिल गया। दर्द पूरे शरीर में समा गया। बेचारे दर्द पकड़ के बैठ गए, लेकिन कितना-कितना पीड़ा है। शरीर का पीड़ा अलग है, घर गिरने का डर अलग है, और मेरा भाई भाग गया वो दर्द अलग है, और ऐसा बुरा काम करके भागा है वो दर्द अलग है। गाँव में ये जो पाप हो रहा है उसका ज़िम्मेदार मैं, मेरा भाई। बुदबुदा के बोले, सब कुछ गया। सोचने लगे कि ये जो बाढ़ आया है ये क्या बिगाड़ लेगा मेरा? घर गिरा देगा तो क्या गिरा देगा? मेरे पिता का मान-सम्मान, हम ब्राह्मण परिवार का मान-सम्मान खत्म कर देगा ये बाढ़। ये जो घटना घटा है इससे मेरा पूरा परिवार का मुँह पे कालिख लग गया। अपने इस विपन्न अवस्था में भी पांडे जी कभी दुखी नहीं हुए थे कि हम इतना विपन्न स्थिति में हैं। लेकिन आज जो दुःख हुआ वो बहुत बड़ा दुःख हुआ। दुलार से पली वह प्रतिष्ठा सदा उनके कंधे पर चढ़ी रही। कितना दुलार से पाले-पोसे थे प्रतिष्ठा को, सम्मान, रेपुटेशन को, मतलब हमेशा उनके कंधे पर चढ़ी रही, और आज ज़मीन पे नाक रगड़ रही है। मैं जानता था कि यह छोकरा इस खानदान का नाश करने आया है। पांडे की आँखों में उनके छोटे भाई की तस्वीर नाच उठी। एकदम घृणा के साथ छोटा भाई नज़र आया मन ही मन में, और बोलने लगे कि जानता था ये कुल नाशा है, कुल का नाम नष्ट कर देगा। 18 वर्ष का छरहरा पानीदार कुलदीप, छोटे भाई का नाम था कुलदीप, 18 साल का था, छरहरे शरीर वाला, एकदम स्लिम फिगर शरीर। उसकी आंखों में भैरव को माँ की छाया, मतलब भैरव जब जब अपने छोटे भाई को देखते थे तो उनकी माँ याद आ जाती थी। एकदम माँ के जैसा उसका चेहरा था छोटे भाई का। और उसको देखकर गांव के मुखिया जी कहते थे, अरे भैरव पांडे, ये जो तुम्हारा भाई है इसको देखने से बिल्कुल तुम्हारे पिताजी याद आ जाते हैं भाई। कोई कहता था कि पिताजी याद आ जाते हैं, और भैरव पांडे को उसके अंदर अपनी माँ नजर आती थी। पांडे हो कर हंस पड़ते। जा रे कुलदीप, बरामदे में बैठ कर पढ़। पहले की बात को याद कर रहे हैं। भैरव पांडे मन में बुदबुदाते, तेरी आंख में 100 कुंड बालू, और फिर यहाँ गाली वाली है, लड़के पर नजर गड़ाता है। किसको बोलते थे? मुखिया को गाली देते थे। बोलते थे आग लगे तेरी आंख में 100 कुंड बालू घुस जाए। ठीक है, दुष्ट कहीं का, मेरे भाई पर नजर गड़ाता है। कुछ भी हुआ इसे तो भगवान कसम तेरा गला घोट दूंगा, अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो। कौन किसको कहता था? भैरव पांडे कहते थे। किसको? मुखिया जी को। बड़ा आया मुखिया जी, फिर जरा बढ़ के बोलते, क्या लौछार पड़ेगी मुखिया जी? दादा के पास तो 5 पशाही गायें थी, एक से एक 2 थन दूह लें तो पचसेरी बाल्टी भर जाती थी। यहाँ तो इस लड़के को दूध पचता ही नहीं, फिर साल 12 महीने हमेशा मिलता कहाँ है हम गरीबों को? हमारे दादा के पास तो 5 पशाही गायें थी, 5-5 गायें थी, और ऐसी गायें थी कि एक थन, 4 थन होता है ना, एक थन अगर दूध लें, उसका दूध निकाल लें तो 5 सेरी बाल्टी भर जाएगी। 5 सेर वाली एक बाल्टी भर जाएगी। 4 थन दुहेंगे तो पता नहीं कितना होगा। तब का बात अलग है कि कुलदीप बहुत सुंदर था देखने में, नौजवान लड़का, और मुखिया जी को बड़ा आंखों में चुभता था। अच्छा नहीं लगता था मेरा भाई उसको। कुछ ना कुछ तीर मार के चला जाता था, तीती बात कह के, तीखी वाणी सुना के कुछ ना कुछ कह के चला जाता था। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई से बिनौले निकालते, तुमते सूत तैयार करते और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते, जजमानी चलाते, पत्रा देखते, सत्यनारायण की कथा बाँच देते, और इससे जो कुछ मिलता कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता।
तो यही था भैरव पांडे का काम। रुई में से सूता बना बना के, तकली चला चला के जनेऊ बनाते थे। जनेऊ बना बना के सारे जजमानों के वहाँ घूमते थे, सबके वहाँ जनेऊ बांटते थे, सत्यनारायण का कथा बाँच देते थे, और जो दक्षिणा वगैरह मिलता था भाई का पढ़ाई लिखाई में खर्च कर देते थे, कपड़ा लत्ता में। यह सब कुछ मर मर कर किया था इसी दिन के लिए। कौन सा दिन? फिर प्रेजेंट में आ गए, जिस दिन ये पता चला कि फुलमतिया को बेटा हुआ है। पांडे की आंखों में प्यास छा गई। लड़के ने उन्हें किसी और का नहीं रखा, बर्बाद कर दिया उनको। आज यहाँ आफत मची है, अपने पता नहीं कहाँ भाग कर छिपा है। राम जाने कैसे हो। भाई भाग गया, गुस्से में है, लेकिन भाई याद आ रहा है। कह रहे हैं राम जाने पता नहीं किस हाल में होगा मेरा भाई। मरे, हम क्या करें। फिर गुस्से में बोल रहे हैं जाए मर जाए। पांडे ने बैसाखी उठाई, बगल की चारपाई तक गए और धम से बैठ गए। दोनों हाथों में मुंह छिपा लिया और लेटे रहे। पूर्वी आकाश पर सूरज 2 लट्ठे ऊपर चढ़ गया था। 2 लट्ठा मतलब एक लाठी और उसी लाठी के ऊपर एक लाठी और, इतना ऊंचाई पे आ गया था आकाश में। काले काले बादलों की दौड़, धूप जारी थी आकाश में। कभी कभी हल्की हवा के साथ बूंदें बिखर जाती थी, बारिश भी आ जाता था, जैसे आजकल होता है, बारिश धूप बारिश धूप। कुछ किनारों पर बाढ़ के पानी की टकराहट हवा में गूंज उठती। भैरव पांडे उसी तरह चारपाई पर लेटे आंगन की ओर देख रहे थे। बीचों बीच आंगन के तुलसी चौरा था। बीच आंगन के बीच में नहीं होता एक ठो चार कोना जगह तुलसी रखने के लिए। बरसात के पानी से कट कर खुरदरा हो गया था मिट्टी। छोटी छोटी बातों का यहाँ वर्णन किया गया है कि जो बड़ा पौधा था तुलसी का, उसके नीचे छोटा छोटा पौधा उग गया था, और जब बारिश गिरता था बड़े पौधे पर तो उसके पत्तियों से फिसल कर फिर नीचे वाले पौधे पर आकर गिरता था। पांडे की आंखों के सामने कार्तिक की वह शाम फिर याद करने लगे कोई बात। एक बार कार्तिक महीने का एक शाम था, वो याद आ गया उनको। 2 बरस पहले की बात होगी। शाम के समय जब वे बरामदे में लेटे थे, फुलमती आई उनके पास। ठीक है ना, कुछ समय पहले की बात है ये। लेटे हुए थे, फुलमतिया आई, अपनी बाल्टी मांगने आई थी। सुबह भैरव पांडे ले आए थे किसी काम से, फुलमतिया के वहाँ से बाल्टी लाए थे। अब फुलमतिया वही बाल्टी लेने आई थी। मैंने कहा, मतलब पांडे जी ने कहा था, कुलदीप जरा भीतर से बाल्टी दे देना। सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई गुड़िया की तरह प्यारी सी थी फुलमतिया। आंगन में इस चौरे के पास आकर खड़ी हो गई। तुलसी का पौधा था, आई उसके बगल में खड़ी हो गई। बाल्टी उठाने के लिए जब कुलदीप झुका था तो फुलमत भी अपने दोनों हाथों से आंचल का खुट पकड़कर तुलसी जी की वंदना करने के लिए झुकी थी। वो उधर बाल्टी लेने के लिए गया, इधर फुलमतिया तुलसी का प्रणाम करने के लिए झुकी ऐसे। कुलदीप के झटके से उठने पर, अब इधर जा वो झुका झुका था बाल्टी लेने के लिए, अब जैसे ही उठा तो उठने पर वह उसकी पीठ से टकरा गई थी। तब न जाने क्यों दोनों मुस्कुरा उठे थे। दोनों जब टकरा गए तो दोनों मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर, हंस दिए थे। भैरव पांडे क्रोध से तिलमिला गए थे, उनको बहुत गुस्सा आया था। ये जो हाँ, मुस्कुराने का क्या है। गुस्से के मारे चारपाई से उठे तो देखा कि कुलदीप बाल्टी लिए खड़ा था और फुलमत तुलसी चौरे पर सिर रखकर प्रार्थना कर रही है। अब वो गधा वहां बाल्टी लेके खड़ा है, दे दो भाई बाल्टी दो, जाओ यहाँ से क्यों खड़े हो वहां पर। गुस्सा आ रहा है उनको। अब वो वहां पर पूजा कर रही है। न जाने क्यों पांडे की आंखें भर आई। थोड़ी देर के लिए तो गुस्सा आया, लेकिन फिर आंखें भी भर आई, आंख में आंसू आ गया। बरसात के दिनों के बाद इस खुरदरे चौरे को उनकी माँ पीली मिट्टी के लेवन से संवार देती, फिर श्वेत बलुई माटी से पोत कर सफेद कर देती। शाम को सूखे चबूतरे पर घी के दीपक जलाकर माथा टेक कर वे लड़कों के मंगल के लिए विनय करती। तब वे भी ऐसे ही झुककर आशीर्वाद मांगती और पांडे बगल में चुपचाप खड़े दियों का जलना देखा करते थे। कहने का मतलब कि उसको अचानक याद आ गया, क्या, अपनी माँ याद आ गई। याद आ गया बचपन में कि माँ ये जो मिट्टी खुरदरा हो जाता था उसको बालू वाला मिट्टी का लेप लगा के सुंदर बना देती थी। शाम को वंदना करती थी, आरती करती थी, पूजा करती थी, दिया जलाती थी, और मैं खड़ा होकर के माँ को ऐसे देखता था। तो फुलमतिया के अंदर उनको अपनी माँ दिखाई दी। किसको? भैरव पांडे को। लेकिन अपना भाई वहां खड़ा होकर के हंसे मुस्कुराए और बाल्टी लेके खड़ा रहे, ये पसंद नहीं था। पांडे को सामने खड़ा देख कुलदीप हड़बड़ा गया और फुलमत बाल्टी लेकर चुपचाप बाहर चली आई। जो उनके अंदर भाव था गुस्से वाला, दोनों ही संभाल नहीं सकते थे, ना फुलमतिया ना कुलदीप।
दोनों ही भय की कंपन में इधर उधर भाग खड़े हुए। बहुत दिनों तक पांडे के चेहरे पर गुस्सा का भाव बना रहा। आखिर क्यों आई थी? अपने मम्मी को क्यों नहीं भेजी? अपने क्यों आई? मेरा भाई क्यों मुस्कुराया? गुस्सा था बहुत दिन तक। कुलदीप डर के मारे उनकी ओर देख नहीं पाता था कितना दिन तक। ना तो पहले जैसी जिद कर सकने की हिम्मत होती। पहले जिद करता था ना, भैया भैया हमको ये खरीदो वो खरीदो, अब नहीं, जिद नहीं करता था, डरा डरा रहता था। न तो हंसी के कलरव से घर कोने को गुंजान बनने का साहस। पांडे ने अपने दिल को समझाया, इसे लड़कों का क्षणिक खिलवाड़ समझा। उन्होंने समझाया अपने मन को, बच्चा है, ठीक है, अभी अभी बड़ा हुआ है ना, थोड़े पर लग रहे हैं, अब थोड़ा एक नौजवान लड़की को देख लिया, थोड़ा मुस्कुरा दिया तो क्या हुआ, बच्चा है, सब इस उम्र में होता है, यही समझ गए। सोचा धरती की छाती बड़ी कड़ी है, ठेस लगते ही सारी गुलाबी पंखुड़ियां बिखर जाएंगी। उनको लगा कि ये सब जो फीलिंग्स होता है, जोर से डरा दिया जाए, धमका दिया जाए तो ये सब फीलिंग्स उड़ जाता है, ठीक है ना। जो बच्चों में फीलिंग्स आएगा भी तो मम्मी पापा डरा देंगे, भैया डरा देंगे तो उड़ जाएगा, फीलिंग्स गायब हो जाएगा, दोनों को दुनिया का भाव ताव मालूम हो जाएगा। पांडे के रुख से फुलमत भी सशंक हो गई थी, वो भी थोड़ी डरी डरी रहती थी। कुलदीप के उठने बैठने पढ़ने लिखने पर पांडे की कड़ी नज़र थी। कब पढ़ने बैठता है, कब उठता है, कहाँ जाता है, कड़ा नज़र। उसके दिमाग में तो फुलमत ही घूमती थी। अब किताब खोलता था तो खाली वही दिख रही है, लाइन पढ़ रहा है तो खाली फुलमत नज़र आ रहा है, खाली फुलमत 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 फुलमत, कोई वर्ड दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। दिए में एक टक देखते रहता था, पढ़ाई वढ़ाई सब गायब। उसकी यह दशा देख करके उसके भैया को बहुत गुस्सा लगता था। अरे क्या हो गया इसको आजकल, पढ़ता होता नहीं है। कुलदीप, एक बार वो टोके भी थे, क्या देखते रहते हो इधर, अरे तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहता जी, जी हाँ, और फिर पढ़ने लग जाता था। दिए की टेम कुलदीप के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसके पीछे घने अंधकार में लेटे पांडे क्रोध, मोह और न जाने कितने प्रकार के भावों के चक्कर में झूल रहे थे। उन्हें फुलमत पर बेहद गुस्सा आता। टिमल मल्लाह की यह विधवा लड़की मेरा घर चौपट करने पर क्यों लगती है? पता चला इस बात से कि फुलमती जो थी एक मल्लाह की बेटी थी, जो नौका चलाते हैं लोग, निषाद टाइटल होता है उनका, नौका चलाने वाले लोग, तो उसकी बेटी थी। अब उधर उनका भाई पढ़ रहा है दिए की रोशनी में, और पीछे अंधकार में लेटे लेटे कई चीज़ सोच रहे हैं, ये भी मन में आ रहा है, लगता है मेरा घर बर्बाद करके छोड़ेगी वो मल्लाह की बेटी जो है, मेरा भाई को तो बर्बाद करेगी, मेरा नाम सब खराब कर देगी। पता नहीं कहाँ से आकर मेरे गांव में बस गए सब कुलक्षणी। अब क्या चाहती है? बाप मर गया, पति मर गया, अब न जाने क्या करेगी, जाने कौन सा मंत्र पढ़ दी है मेरे भाई पर। यह कबूतर की तरह मुंह फुलाए बैठा रहता है, हमेशा आसमान देखता है, न पढ़ता है, न लिखता है, न हंसता है, न खेलता है, न खाना, सब भूल गया है। पांडे चारपाई से उतरकर इधर उधर चक्कर लगाते रहे, पर कुछ निर्णय नहीं ले सके। समय बीतता गया, कुलदीप भी खुश नजर आता है। अचानक चेंज, कुलदीप खुश नजर आने लगा भाई, हंसता खेलता। पांडे की छाती से चिंता का भारी पत्थर खिसक गया। एक बार फिर उनके चेहरे पर हंसी की आभा लौटने लगी। अरे मेरा भाई ठीक हो गया, रुई सुत का काम फिर शुरू हो गया। गांव के दो चार उठल्ले निठल्ले आकर बैठ जाते, दिन गप सटाका में बीत जाता। गप सटाका मतलब बातचीत करने में। सुरती मल मल कर ताल ताल ठोकते थे, सुरती मलते थे खैनी सारा दिन, ताल ठोकते थे मतलब ताली पीट पीट के, अब पिच से थूक कर किसी को गाली देते थे या निंदा करते थे। इन सब चीजों से वास्ता न रखते हुए भी पांडे सुनते जाते। उनका मन तो चक्कर खाती तकली के साथ ही घूमता रहता, हूँ हाँ करते जाते और निठल्लों की बातों, मतलब फालतू का अड्डा मारते थे, टाइम पास कर लेते थे, मजे में थे। भाई सुधर गया, इतना अच्छा लग रहा है। सुधर नहीं गया था, अब छिप छिप के मिलता था, इसलिए खुश था। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे। अंतर इतना ही था कि दिन थोड़ा और ऊपर चढ़ गया था। लहरों की टकराहट थोड़ी और तेज हो गई थी। रक्त की तरह खौलता हुआ लाल पानी गांव, अब फिर आगे प्रेजेंट में, प्रेजेंट लेटे हुए थे, पानी लाल हो गया था, रक्त की तरह खौल रहा था। मतलब एक बार पास्ट में जा रहे हैं, एक बार प्रेजेंट में आ रहे हैं, एक बार पास्ट में जा रहे हैं, एक बार प्रेजेंट में आ रहे हैं। उनकी नसें किसी तीव्र व्यथा से जल रही थी। पांडे के वंश में कोई कभी ऐसा नहीं हुआ था। सोच रहे थे, ऐसा नाक कटाने वाला कोई नहीं हुआ। अपने भाई की किस समय सोच रहे हैं? जब ये खबर मिला कि उसको बेटा हुआ।
वे फुसफलाए। बगल की दीवार में ताखे पर रामायण की गुटका रखी थी। रामायण की गुटका मतलब वो होता है ना, लाल कपड़े में लपेट कर रामायण की किताब, और लकड़ी का बना रहता है ऐसा शेप का, जिसके ऊपर किताब रखकर पढ़ते हैं। गुटका रखी हुई थी। उन्होंने उठाई, एक जगह लाल निशान लगा रखा था। पिछले दिनों कुलदीप रात में रामायण पढ़ा करता था। जब से वह गया है आज तक गुटका खुली नहीं। पांडे के हाथ कांपे। गुटका उलटकर उनकी छाती पर गिर पड़ी। उठकर खोला, वही लाल निशान। पहले वो पढ़ता था ना, कौन? कुलदीप। भैया को सुनाता था पढ़ पढ़ के। आइए भैया बैठिए, हम आपको सुनाते हैं रामायण। और क्या पढ़ रहा है देखो, लाइन है, कह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हर मम शोका। ये लाइन पे रुका हुआ था उनका पढ़ना। पांडे की आंखें भरभरा आई, आंसू गिरने लगे। हिचकी लेकर वे टूट पड़े। और टूट पड़े मतलब रोने लगे। रो रो के, चिल्ला चिल्ला के रो के बोल रहे हैं, ये चुड़ैल मेरा घर खा गई। कौन चुड़ैल? फुलमतिया। शब्द फूटे किंतु भीतर घुमड़ कर रह गए। गाली देने से क्या होगा, अब इतने तक रहता तो कोई बात थी। आज उसे बच्चा हुआ है, कहीं कह दे कि लड़का कुलदीप का है तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने अपने बालों को मुट्ठियों से कस कर खींचा, जैसे उनकी जड़ में पीड़ा जम गई है, खींचने से थोड़ा राहत मिलेगी, किंतु उठ न सके। आंखों के सामने चिंगारियां टूटने लगी। उन्हें आज मालूम हुआ कि वे इतना कमजोर हो गए हैं। आज पता चला कि इतने कमजोर हो गए हैं।